तो स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान में अस्पृश्यता को, छुआछूत को समाप्त किया गया है संविधान के माध्यम से। कानून में तो खत्म कर दिया, परंतु इसका ज्यादा प्रभाव कहाँ पे देखने को मिला? जब नीतियां बना दी गई। नीतियों में क्या क्या आता है? जब आरक्षण दे दिया गया। सार्वजनिक नीतियां क्या है कि शिक्षा में आरक्षण दे दिया, संसद में आरक्षण दे दिया, पर्टिकुलरली लोकसभा में आरक्षण दे दिया, राज्य की विधानसभाओं में दे दिया, पंचायती इलेक्शनों में इनफैक्ट दे दिया, जॉब्स में आरक्षण दे दिया गया। तो ये नीतियां बन गई कि सार्वजनिक नीतियों में सकारात्मक भेदभाव किया गया कि 33% आरक्षण अब जो महिलाओं को दिया जा रहा है राज्य की विधानसभाओं में और लोकसभा में, क्योंकि महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन उतनी है नहीं। और कहा गया कि ये एक प्रकार के वंचित ही वर्ग है समाज का। अगर इनको आरक्षण नहीं दिया गया, इनके उत्थान के लिए स्पेशल प्रावधान नहीं किए गए, तो शायद ये वंचित ही रह जाएंगे, क्योंकि समाज की सोच वैसी है। और शायद अपने दम पे महिलाएं कभी ही चुनाव जीत पाए, 33% शायद कभी ही फ्यूचर में पहुंच पाए, इसलिए वो जल्दी से पहुंचे। इसके लिए एक सीडी का काम किया गया है सकारात्मक भेदभाव के द्वारा। और उसके अलावा आप SC, ST, OBC का जो आरक्षण देखते हैं, वो क्यों दिया गया है? वो इसीलिए दिया गया है ताकि इतिहास में हाशिए पर पड़े इन समुदायों को भी एजुकेशन में रिप्रेजेंटेशन मिले, शिक्षा में रिप्रेजेंटेशन मिले, और उसी के साथ जॉब्स में रिप्रेजेंटेशन मिले, उसी के साथ इंस्टीट्यूशंस में रिप्रेजेंटेशन मिले, पर्टिकुलरली कानून निर्माण करने वाली संस्थाओं में रिप्रेजेंटेशन मिले। परंतु इसकी शुरुआत किसने करी थी? क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है कि क्या हमारे देश के आजाद होने के बाद ही ये प्रयास हुए हैं? जैसे पहले भी कभी प्रयास हुए हैं। सार्वजनिक नीतियों की बात आ रही है। नीतियों का मतलब क्या है कि सरकारी नीतियों में कंपलसरी बना दिया गया, नीतियां बनाकर कि इस वर्ग को इतना आरक्षण होगा, इस वर्ग को इतना आरक्षण होगा, ताकि इनका उत्थान हो सके। आरक्षण की शुरुआत होती है शिक्षा से, ठीक है। सबसे पहले शिक्षा में आरक्षण दिया गया और ये प्रयास अंग्रेजों के कार्यकाल के दौरान हुआ। इसलिए मैं कहता हूं कि जो मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस है वो अंग्रेजों के द्वारा ही लाया गया। ठीक है, अंग्रेजों ने इकोनॉमिकली काफी एक्सप्लॉयटेशन की है, इस बात को स्वीकार किया जा सकता है। जाने अनजाने में हम दूसरी तरफ देखते हैं तो कुछ सकारात्मक प्रभाव भी भारत के ऊपर पड़े हैं। उसमें से रेलवे का आप एग्जाम्पल रख सकते हैं, वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ा है। उसी के साथ ब्रिटिश शासन ने 19वीं सदी के अंत में शिक्षा के क्षेत्र में जाति आधारित आरक्षण कार्यक्रम शुरू किए, शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों में किए। तो ये संस्थान किसने बनाए थे? अंग्रेजों के द्वारा ही बनाए गए थे। और ऐसी क्या जरूरत अंग्रेजों को पड़ी कि उन्होंने ऐसे संस्थान बनाए? क्योंकि मेन तो उनका पर्पस क्या था? इंडिया को लूटना ही था ना। तो ब्रिटिश सरकार की शिक्षा के संबंध में क्या नीतियां थी? मैकॉले की एक फेमस कोटेशन है जिसको अक्सर साइट किया जाता है, बार बार दोहराया जाता है। इंडिया के अंदर बहुत जगह पे भाषण दिए जाते हैं और मैकॉले की स्टेटमेंट को दोहराया जाता है। उनके द्वारा इंडियन एजुकेशन के ऊपर एक बात कही जा रही थी 1835 में। उसमें उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने बोला कि हमें भारत के अंदर एक ऐसी पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग तैयार करना है जो अंग्रेजों और भारत की जनता के बीच सामंजस्य बनाए रखे, क्योंकि रूल करना है उन्होंने। और रूल करने के लिए वो एलियन से लोग हैं। तो उन्होंने क्या करना है? उन्होंने बोला कि यहाँ के जो प्रशासनिक क्लैरिकल जो काम है वो इंडिया के लोग ही करें, क्योंकि वह वहाँ की स्थितियों को अच्छे से समझते हैं। दूसरा इसका तर्क ये है कि इंग्लैंड से अगर कोई व्यक्ति काम करने के लिए यहाँ पे आएगा, उसकी सैलरी भी ज्यादा देनी पड़ेगी। हो सकता है कि उसको ये वाला एनवायरनमेंट ठीक भी ना लगे। तो उनका मेन पर्पस क्या है? व्यापार करना। और व्यापार में क्या चीजें आती हैं? आयात निर्यात। तो उन्होंने बोला हमारा तो इतना सा काम है, हमने बीच में प्रॉफिट कमाना है, तो बाकी जो काम होते हैं जैसे लेबर का काम हो गया, क्लैरिकल काम हो गया, ये सारे के सारे काम कौन करेगा? इंडियन लोग ही करें, ताकि हमारा खर्चा भी बचे। हमारे लोगों को पता नहीं ये क्लाइमेट पसंद आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वहां का वातावरण बिल्कुल अलग है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि हमें इंडिया के अंदर ही कुछ पढ़े लिखे लोग तैयार कर देते हैं, ताकि बहुत सारा जो हमारा बर्डन है वो कम हो। तो उसके पर्पस से इनके द्वारा शुरुआत करी जाती है। इनके जो वर्ड्स हैं, इन्होंने क्या कहे थे उस वक्त? हमें इस समय अपनी तरफ से एक बेहतर प्रयास करना है कि भारत के अंदर से ही हम एक ऐसे वर्ग का निर्माण कर दें जो कि हमारे और भारत के करोड़ों लोगों के बीच सामंजस्य का काम करें, कड़ी का काम करें, जोड़ने का काम करें। जोड़ेंगे कैसे? जोड़ेंगे तभी ना जब उनको इंग्लिश भी आती होगी। हमारा किसी के साथ जुड़ने का तरीका क्या होता है? बातचीत करके जुड़ते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो भारत के करोड़ों लोगों के बीच और अंग्रेजों के बीच एक कड़ी का काम करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। जोड़ने का काम वो व्यक्ति करेंगे जिनको लोकल लैंग्वेज भी आती है, लोकल कल्चर के साथ भी जुड़े हुए हैं, और अंग्रेजों की लैंग्वेज भी आती है, अंग्रेजों के कल्चर को भी समझते हैं। तो हमें एक ऐसा वर्ग तैयार करना है, एक क्लास ऑफ पर्सन्स, एक वर्ग, लोगों का वर्ग, इंडियन इन ब्लड एंड कलर, जो दिखने में, रंग में भारत जैसे होंगे, उनका जो खून होगा वह भारतीय होगा, उनका रंग जो होगा वह भारतीय होगा, बट इंग्लिश इन टेस्ट, और उनका स्वाद क्या होगा? अंग्रेजियत होगा। इन ओपिनियंस, इन मॉरल्स एंड इन इंटेलेक्ट,
तो स्वाद में, उनके विचारों में, उनकी नैतिकताओं में और उनकी बुद्धि अंग्रेजों जैसी होगी। जिसका मतलब सिंपल सा क्या हुआ कि उनका जो रंग रूप है वह इंडियन ही रहेगा, परंतु बाकी जो उनका स्टेट ऑफ माइंड है, सोचने का जो नजरिया है, बातचीत का जो लहजा है, खाने पीने का जो ढंग है वह अंग्रेजियत होगा। कपड़े पहनने का ढंग अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई शिक्षा पद्धति में बाद में जो लोग इंटेलेक्चुअल हो गए उन्होंने कोट पैंट पहनना शुरू कर दिया। अंग्रेजों की तरह ही बड़े बड़े शौक रखना शुरू कर दिए उन्होंने। इंग्लिश बोलना शुरू कर दी, हिंदी में अब ये शर्म महसूस करने लगे। तो ऐसे लोग तैयार करने थे। तो ऐसे लोगों को तैयार करने के लिए 1835 से प्रयास होते हैं। अच्छा, ये वाली जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं इसमें इन्होंने बोला कि हमें तैयार करने, और तैयार कहाँ पे होंगे? घर पे हो जाएंगे तैयार? तैयार कहाँ पे होंगे ऐसे लोग? ऑब्वियस सी बात है, स्कूलों में ही होंगे। तो स्कूल खोले गए अंग्रेजों के द्वारा, उसको ग्रांट दी गई, पैसे दिए गए कि हमारे स्कूलों में अब हम ऐसे इंडियंस को पढ़ाएंगे जो रंग रूप में तो इंडियन होंगे परंतु बाकी सारा का सारा अंग्रेज ही होंगे। तो ऐसे लोगों को तैयार करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उनके द्वारा शुरू किए गए थे। इसी कड़ी के साथ अगली बात जुड़ी हुई है। ब्रिटिश शासन ने 19वीं सदी के अंत में शिक्षा के क्षेत्र में जाति आधारित आरक्षण कार्यक्रम शुरू किए। 19वीं सदी कब थी? 1800 से लेकर 1900 तक। और यहाँ पे लिखा है 19वीं सदी के अंत में। 19वीं सदी का अंत कब होगा? तो ये मान के चलिए कि आप 1880 हो गया, 1890 हो गया। ब्रिटिश शासन ने 19वीं सदी के अंत में शिक्षा के क्षेत्र में जाति आधारित आरक्षण कार्यक्रम शुरू किए। अब इनके द्वारा बोला गया कि हम आरक्षण शुरू करेंगे। तो आरक्षण कहाँ पे शुरू होगा? ऐसा थोड़ी ना होगा कि कोई प्राइवेट कुछ पंडित अगर अपना मठ कहीं चला रहे हैं तो वहां पे ये आरक्षण लागू होगा। वहां पे नहीं होगा। होगा कहाँ पे? जो उनके अपने इंस्टीट्यूशंस हैं, जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किए गए हैं। तो इन्होंने बोला कि हम जाति आधारित आरक्षण कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो इनके द्वारा ये शुरू किए गए विद्यालय उन अछूतों के लिए आरक्षित किए गए थे जो अन्यथा जातिगत भेदभाव के कारण निरक्षर रह जाते थे। तो ये अंग्रेजों के नॉलेज में आई बात और उन्होंने बोला कि हम अपने इंस्टीट्यूशंस में आरक्षण लागू करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वैसे जनरली बुलाया जा रहा था तो कोई आ नहीं पा रहा था। समाज से भी डरे हुए लोग थे। कोई दलित कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था, या कोई शूद्र हिम्मत नहीं कर पा रहा था उन इंस्टीट्यूशन तक पहुंचने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि यदि वहां पढ़ने जाएंगे तो सामाजिक बहिष्कार भी उनका हो सकता है। और उसी के साथ जब वहां उन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने जाएंगे, क्योंकि इंडियंस ही हैं, उनको तैयार किया जा रहा है। और वो जो इंडियन है वह मुख्यतः किस जाति से आ रहे हैं? ब्राह्मण से आ रहे हैं, क्षत्रिय से आ रहे हैं, या वैश्य से आ रहे हैं। इनको तैयार किया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा। और जब मेजोरिटी बहुमत में यही स्टूडेंट होंगे और दलित स्टूडेंट 2-4 ही पहुंच पाएंगे, शूद्र स्टूडेंट 2-4 ही पहुंच पाएंगे, तो इनके साथ भेदभाव होने की भी पूरी संभावनाएं हैं। इनके साथ पढ़ाई के दौरान शायद ही जो बाकी जो सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग जो खुद को मान बैठे हैं वो शायद ही इनके साथ बैठने की हिम्मत कर पाए। जो उस विद्यालय में पानी पिया जाएगा उसको शायद ही वह आपस में शेयर कर पाए। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि पहली तो बात यह कि उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तक हमें पहुंचाना है। किसी को आरक्षण देने का जो आधार है वह आर्थिक होना चाहिए या जातिगत होना चाहिए? आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है? ऑब्वियस सी बात है, यदि हम कॉमन सेंस की बात लगाएंगे, बिना स्टडी के बात लगाएंगे तो हम बोलेंगे यार आर्थिक आधार पे दो, जाति के आधार पे क्यों दिया है? क्योंकि जाति के आधार पे तो समाज बंटा हुआ है। परंतु इस एस्पेक्ट को भी आपको समझना पड़ेगा कि जब ये आरक्षण शुरू किया गया था तो क्यों किया गया था? वो इसलिए किया गया था क्योंकि बच्चों को एडमिशन देने के लिए मना इसलिए नहीं किया जाता था कि वो गरीब थे, वो इसलिए मना किया जाता था क्योंकि वह दूसरी जाति से थे। आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया है। आरक्षण किसके आधार पर दिया है? शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन। और सामाजिक रूप से पिछड़े कौन है? जो पिछड़ी जातियां हैं, जो दलित हैं, जो ओबीसी हैं। तो उन अछूतों के लिए आरक्षित किए गए थे जो अन्यथा जातिगत भेदभाव के कारण निरक्षर रह जाते थे। तो मेन जो इम्पेडिमेंट थी, मेन बैरियर क्या था एजुकेशन में? जाति इम्पेडिमेंट थी। तो 1892 तक आरक्षण के आधार पर विद्यालय में एडमिशंस दी गई। तो पहले जो शुरुआत हुई आरक्षण की वो किस क्षेत्र में हुई? शिक्षा के क्षेत्र में। उसी के साथ दूसरा पॉइंट यहाँ पे जुड़ा हुआ है। हालांकि यहाँ देखा गया है कि शिक्षित अछूत हालांकि संख्या में कम थे, अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी प्राप्त नहीं कर सके। इसका मतलब क्या हुआ कि उनको बोला गया कि यू आर अलाउड टू कम टू स्कूल एंड एजुकेट योरसेल्फ। अपने आप को आप शिक्षित कर सकते हैं इस संस्था में आने के बाद, परंतु उसके बावजूद भी सामाजिक दबाव के कारण बहुत कम दलित इसकी हिम्मत कर पाए कि वहां तक पहुंच पाए। और जो कर पाए, जिन्होंने खुद को अपने आप को अच्छा एजुकेट कर लिया, शिक्षा तो तालीम तो अच्छी हासिल कर ली, परंतु शिक्षा के साथ हम दूसरी चीज भी जोड़ते हैं और जो हमारे समाज में भी देखी जाती है और शायद दुनिया के हर कोने में भी देखी जाती है कि आपने अच्छा कौशल हासिल कर लिया, अच्छी शिक्षा हासिल कर ली, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है? नौकरी। कि आपने जो एजुकेशन ली है क्या उसके आधार पर आपको नौकरी मिलेगी? तो हालांकि यहाँ देखा गया कि शिक्षित अछूत
संख्या में कम थे, और जैसे ही शिक्षा हासिल कर ली, अब नौकरी के लिए जब वो जाते हैं तो नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते। अच्छा, मैंने जब शिक्षा की बात करी, जब आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, उसके बाद जब कोई दलित शिक्षा हासिल करने जाता था तो ऐसा नहीं था कि आरक्षण कर दिया तो सारी समस्याएं खत्म हो गई, उसके बावजूद भी समस्याएं थी। जब वह अपने सहपाठियों के साथ बैठने का प्रयास करता था तो वहां पर डिस्क्रिमिनेशन उसके सहपाठियों के द्वारा किया जाता था। इसलिए आज के टाइम में कहीं सरकारी इंस्टीट्यूशंस में कोई ऐसा करता है तो शायद वो गलत, शायद क्या पक्का ही वो गलत है। और आज के टाइम में भी कुछ इंस्टांसेस देखने को मिलते हैं, कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि जाति के आधार पर आपको अलग बैठना पड़ेगा। इनफैक्ट टीचर्स तक उसमें इन्वॉल्व होते हैं। वो कहते हैं कि खिचड़ी आपको अलग से बैठ के खानी पड़ेगी, ये वाला पानी आप यूज नहीं कर सकते। और जब उन टीचर्स को पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो कहते हैं कि हमें यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो प्रेशराइज करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जब वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो भाई साहस का काम है ये, और ऊपर से आप टीचर भी हैं। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, समाज के प्रेशर में आप हैं, तो मुझे लगता है कि वो नौकरी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार इस तरीके के शोषण को खत्म करने के लिए शिक्षक को कुछ बलिदान भी करने पड़ते हैं। ऐसे ही थोड़ा ना हो जाता है अध्यापक मोमबत्ती के समान। जहाँ अध्यापक उस मोमबत्ती के समान है जो खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, जल के दूसरों को प्रकाश दे रहा है। जलने का मतलब यही है कि जो कांटे हैं रास्ते के वो भी एक शिक्षक को सहने पड़ेंगे, और सच को बोलने की थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ेगी। और जो एटलीस्ट क्लास के अंदर तो डिस्क्रिमिनेशन ना हो, समाज के अंदर तो है, समाज के अंदर तो खत्म होने में पता नहीं अभी टाइम लगेगा, परंतु एटलीस्ट जिन मूल्यों के आधार पर ये संस्थान स्थापित किए गए हैं वहां पर तो उनको बनाने का उनका प्रयास उनके द्वारा किया जाना चाहिए। शिक्षा में तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, फिर जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से इस अत्याचार को सहते हुए, इस भेदभाव को सहते हुए, जैसे ही इन दलितों के द्वारा ये नौकरी का दावा प्रस्तुत किया गया कि हम भी उतने एलिजिबल हो गए, हम भी उतने पढ़ लिख गए हैं, हमें भी वैसी ही नौकरी मिलनी चाहिए जैसे बाकियों को मिल रही है, तो अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं प्राप्त कर सके, प्राप्त नहीं कर पा रहे थे किन्हीं कारणों से। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासन ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दबाव में अछूतों के लिए प्रशासन में आरक्षण लागू किया। जो पहले दलित थे, इस शब्द को उन्होंने अपनी जाति समूह के सदस्यों के लिए पेश किया था। अंबेडकर जो पहली बार नौकरी के बाजार में भेदभाव का शिकार हुए थे, ने अछूतों के लिए कोटा की मांग की। अच्छा, यहाँ पर कोई बच्चा बड़ी अच्छी शिक्षा हासिल कर गया था, जब वह किसी महाराजा के प्रशासन में काम करने के लिए गया तो महाराजा ने बोला कि यहाँ पर ऐसा ही चलता है। हालांकि कुछ हिंदू राजाओं ने या इंडिया के राजाओं ने प्रयास किए थे कि जो पढ़े लिखे दलित हैं उनको भी वहाँ पे नौकरियाँ दी जाए, परंतु जब नौकरियाँ दी जाती थी तो विभिन्न प्रकार के भेदभावों का भी सामना उनको करना पड़ता था, और कहीं कहीं तो उनके लिए बिल्कुल ही बंद था कि आप नौकरी यहाँ पे नहीं कर सकते। तो ये प्रेशर किसके द्वारा डाला गया ब्रिटिश सरकार के ऊपर? अंबेडकर जी के द्वारा। अंबेडकर जी ने बोला कि राजाओं महाराजाओं के तो अपने प्रशासन है, इसमें तो हम कुछ बोल नहीं सकते उनको, परंतु एटलीस्ट ब्रिटिश सरकार को तो हम बोल सकते हैं कि शिक्षा में तो आपने आरक्षण लागू कर दिया, परंतु जो आपका प्रशासन है उसमें भी तो लागू करिए, ताकि जब हम अच्छी शिक्षा हासिल कर पाएँ तो एटलीस्ट हमें इस बात की तो गारंटी हो कि हम वहाँ पर अपनी योग्यता दिखाकर प्रशासन में जा पाएँ। तो इसलिए ये दबाव किसके द्वारा डाला गया? अंबेडकर जी के द्वारा। जो पहले दलित थे, इस शब्द को उन्होंने अपनी जाति समूह के सदस्यों के लिए पेश किया। तो ये जो दलित वर्ड था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बोला कि हमारी जाति के लिए इस वर्ड का यूज किया जाना चाहिए। तो अंबेडकर जी काफी पढ़ लिख के गए थे, अच्छी डिग्रियां भी उनके पास थी, और ऐसा नहीं था कि डिग्री कोई छोटी मोटी थी, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां। और मैं तो ये कहता हूँ कि इंटेलेक्चुअल व्यक्तियों में उनका स्थान रखना चाहिए। इतनी अच्छी उन्होंने तालीम हासिल करी थी, उसके बावजूद भी उनको भेदभाव का सामना करना पड़ा। तो नौकरी के बाजार में जैसे ही वह जाते हैं उनके साथ काफी भेदभाव होते हैं। तो फिर किसी प्रशासन में, किसी महाराजा ने उनको प्रशासन में रख भी लिया, तो वहां पर यह नहीं देखा गया कि ये व्यक्ति इतनी पढ़ाई करके आया, वहां पर भी उनको प्रेशराइज किया गया कि आपको पानी अलग से पीना है या खाना अलग से खाना है। तो इसी के आधार पर अंबेडकर जी ने बोला कि अछूतों के लिए भी कोटा की मांग उनके द्वारा करी गई। तो अंबेडकर जी के द्वारा ये जो मांग करी गई थी, इसको हम आगे पढ़ेंगे, परंतु इसी के साथ मैं कह देना चाहता हूं कि शायद ये प्रयास उस समय ना हुए होते तो अभी भी हम इसी चीज की मांग कर रहे होते कि समाज में सुधार होना चाहिए। अंबेडकर जी ने ही बोला था कि सामाजिक सुधारक बहुत आए हैं, कुछ बन नहीं पाया, इसलिए पॉलिसीज में चेंज करो। तो आज के टाइम में हम देखते हैं पॉलिसीज में चेंज होने से बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिले, और ये जो एजुकेशनल के डोमेन में एक रिप्रेजेंटेशन बढ़ी है, नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन बढ़ी है, और शायद ये उतनी नहीं है, परंतु फ्यूचर में अपने अप्रोप्रिएट जो प्लेस है उसको हासिल कर लेगी।